तो बेटा हमारा आगे का टॉपिक, कल मैंने आप लोगों को वर्क के बारे में बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। आज हम चलेंगे उससे आगे। आज हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी क्या है, वर्क डन से उसका रिलेशन क्या है, कितनी तरह की एनर्जीज होती हैं उनके बारे में, उनके डेरिवेशंस कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूले, शुरुआत हो जाएगी। तो मेरे बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एनर्जी कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो भी वर्क कर सकता है उसमें एनर्जी है। आप वर्क कर सकते हो, आप में एनर्जी है। आप वर्क कर सकते हो, आप में एनर्जी है। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब बेटा एनर्जी कितनी तरह की है ये आपने 7th 8th में जरूर पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कौन सी क्लास में है, कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी पढ़े हुए आप लोगों ने। तो वो एनर्जी बहुत तरह की है। अब उनमें हमारे को आज मेन फोकस करना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। और भी कई टाइप की एनर्जी है जिनमें वैसे ही लिख देता हूं क्योंकि सिर्फ बताने वाली बात है, आप लोग उसे जानते हैं। बेटा हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है? और दो चार नाम दे दो। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी यानी अर्थ के अंदर की हीट से पैदा हुई भी एनर्जी, तो वगैरह वगैरह। तो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। केमिकल एनर्जी है। सेल में कौन सी एनर्जी होती है बेटा? केमिकल। सेल में कौन सी होती है? बल्ब में कौन सी एनर्जी होती है? हीट एंड लाइट। CFL की बात नहीं कर रहा, इनमें हीट नहीं होती ज्यादा। बल्ब जो आते थे पुराने जमाने के, हीट एंड लाइट। मोबाइल में कौन सी एनर्जी है? जो बैटरी है उसमें तो केमिकल, और जब ऑन करते हो तो लाइट एनर्जी निकलती है, स्क्रीन ग्लो करती है, साउंड एनर्जी जब स्पीक। तो खैर उस मुद्दे को छोड़ो, अपने मेन पॉइंट पर आ जाओ। मैकेनिकल एनर्जी, दो एनर्जी को कहा जाता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, शेप और ओरिएंटेशन। किसी बॉडी की पोजीशन बदलने से एनर्जी बदल जाए, वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। पैर यहां रखा था, इसकी पोजीशन यहां की बजाय यहां कर दी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दिया, स्प्रिंग में एनर्जी आ गई। क्यों? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में क्या एनर्जी नहीं होती? एक स्प्रिंग को खींच दो तो उसमें एनर्जी आ जाती है। तो पोजीशन या शेप बदलने से जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग को खींच दिया या दबा दिया, आपने स्प्रिंग की शेप बदल दी, और स्प्रिंग की शेप बदलने के कारण जो एनर्जी आ गई वो पोटेंशियल होगी। बॉडी को ग्राउंड से उठा के हाइट पर रख दिया, पोजीशन बदल दी, पोजीशन बदलने से जो एनर्जी आ गई वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यानी पोजीशन बदलने से आने वाली एनर्जी, शेप बदलने से आने वाली एनर्जी या ओरिएंटेशन बदलने से आने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मोशन के कारण आने वाली एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। जब हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। मैं किसी न्यूमेरिकल में कहूं काइनेटिक एनर्जी निकालिए तो हाफ mg² लगा के निकाल दोगे, पोटेंशियल निकालिए तो वो भी निकाल दोगे mgx से, या स्प्रिंग है तो हाफ kx² से। लेकिन मैं कहता हूं मैकेनिकल एनर्जी निकालिए तो आप काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी का सम कर देंगे। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करके जो एनर्जी आती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा कल भी बताया था, लेकिन एक बार हल्का सा रिकैप दे दूं 2 मिनट का, जब आज बात ही सारी एनर्जी की हो रही है।
काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, बॉडी की वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़ा के v करने में किया गया वर्क है। बॉडी में पहले वेलोसिटी नहीं थी, मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण वेलोसिटी आ गई। यदि मेरे फोर्स लगाने से वेलोसिटी आ गई तो मैंने कुछ तो वर्क किया है, जितना मैंने वर्क किया है वही काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू v। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़ाकर v करने में जो वर्क किया जाता है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़ा के v। इसके लिए मैंने कल 2 लाइन का प्रूफ दिया था। फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u की जगह 0, तो हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और as इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? तो जवाब है वर्क डन के। और वर्क किसके इक्वल होता है बेटा? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना लगाया मैंने? m में। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? s। थीटा कितना है? 0। क्यों 0? मेरे बेटा थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को कहा जाता है। जब बॉडी रुकी हुई थी और मैंने फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पर थी, मैंने फोर्स लगाया, तो मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चेयर रुकी हुई है, मैं ईस्ट की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मेरे बालक वो ईस्ट की तरफ ही तो चलेगी। ये तो नहीं हो सकता है रुकी हुई बॉडी पे फोर्स लगाओ ईस्ट की तरफ और चली जाए वेस्ट की तरफ। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो थीटा 0 cos 0 1 होता है, तो इसे हटा दो। अब रह गया MAS। m को तो m रहने दो, as की वैल्यू है हाफ v स्क्वायर, तो m इंटू हाफ v स्क्वायर जो आगे चल के बन जाता है हाफ mv स्क्वायर। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv स्क्वायर। तो क्या सीखा आपने कि काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं। कल तो आप लोग आए थे सब, कोई एब्सेंट था। काइनेटिक एनर्जी और कुछ नहीं, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़ा के v करने में किया गया वर्क। आगे सर में पोटेंशियल एनर्जी का भी एक क्विक रिकैप ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी को ग्रेविटी के अगेंस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कि 0 एक्सेलरेशन से h हाइट तक उठाने में किया गया वर्क है। एक बॉडी ग्राउंड पर रखी हुई थी, मैंने फोर्स लगाया, धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से h ऊंचाई तक ले गया। जितना मैंने वर्क किया वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। बॉडी को h हाइट तक उठाने में जितना भी आप वर्क करोगे वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनके तैयार होगा। मेरी कल की एक लाइन को याद रखना, आपका वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जो भी आप वर्क करते हो वो किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इस पेन को फेंक रहा हूं तो मेरा वर्क पेन की काइनेटिक एनर्जी बन के निकलेगा। पेन को उठा के छत पे रख के आ जाऊं तो मेरा वर्क पेन की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। मैं हैंड को रब करूं तो मेरा वर्क हीट एनर्जी में बदल जाएगा, एंड सो ऑन। और कल और भी एग्जाम्पल दिए थे। तो आपका वर्क ही तो है ये। अच्छा, अब हमें कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि 0 एक्सेलरेशन से उठाना है। ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट हुआ h, नीचे की तरफ है mg, यानी बॉडी दो फोर्स महसूस कर रही है। एक जो फोर्स मैंने लगाया, दूसरा जो ग्रेविटी ने लगाया। मैंने जो फोर्स लगाया है वो बड़ा होना चाहिए तभी बॉडी ऊपर जाएगी। मेरा फोर्स है F, नीचे की तरफ है mg, तो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस mg। बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, लेकिन नेट फोर्स होता है ma और a की वैल्यू है 0। मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा रहा हूं।
तो मेरे बेटा F माइनस एम जी इजिकल टू हो जाएगा 0। अब यदि बेटा F माइनस एम जी इजिकल टू 0 हो गया तो F किसके बराबर हो जाएगा, mg के। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, वर्क डन का दूसरा नाम है, और वर्क होता है बेटा Fs cos थीटा। तो मेरा फोर्स अब की बार आ चुका है mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट हमने किया है h के बराबर, थीटा और बता दें तो काम हो जाएगा। तो मेरे बेटा मैंने फोर्स किधर लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। यदि मेरा फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो थीटा तो फिर 0 हो जाएगा, और यदि थीटा 0 हो गया तो cos 0 अगली लाइन में 1 आ जाएगा और रह जाएगा mgh। इसे सामान्य डेली लैंग्वेज में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जबकि इसका नाम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी तो और भी तरह की है, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो बेटा आपने अभी अभी 2 मिनट पहले प्रूफ किया कि काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी अभी अभी प्रूफ करी mgh, टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, यानी बेटा ½ mv² प्लस mgh। अब सुनना मेरी बात को, जब कोई बॉडी कहीं पे भी मूव करती है तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक बढ़ती है तो पोटेंशियल कम हो जाती है, पोटेंशियल बढ़ती है तो काइनेटिक कम हो जाती है, दोनों का सम कांस्टेंट होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। एक बॉडी को ऊपर से छोड़ा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में राइज होगी। तो पोटेंशियल घट रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, लेकिन उनका सम कांस्टेंट है। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। 2 डेरिवेशन है, एक है वर्टिकली डाउनवर्ड और एक है इंक्लाइन प्लेन पर। एक तो हमें शो करना है कि जब कोई बॉडी डाउनवर्ड गिरती है तो इनका सम कांस्टेंट है, और एक प्रूफ करना है कि जब इंक्लाइन प्लेन पर फिसलती है तो इनका सम कांस्टेंट है, बशर्ते फ्रिक्शन ना हो। यदि कहीं पर फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स नहीं होंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा। वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या क्लियर बोले तो मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ना तो एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। जैसे टॉर्च है, टॉर्च केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदलती है। टॉर्च में क्या डालते हैं, सेल्स, जिससे उसे मिलती है केमिकल एनर्जी, और वो क्या देता है, लाइट। तो केमिकल को बदल देता है लाइट में। समय के साथ साथ केमिकल एनर्जी खत्म हो जाएगी, कभी ना कभी तो सेल खत्म होगा, लेकिन लाइट एनर्जी बन जाएगी। रेडियो, वो केमिकल एनर्जी को बदल रहा है साउंड एनर्जी में। रेडियो में आवाज है, अब तो खैर रेडियो का ट्रेंड चला गया। पुराने टाइम में तो सबका टाइम पास रेडियो और ट्रांजिस्टर ही होते थे। अब तो मोबाइल ने सारे डिवाइस को गायब कर दिया, आधे लोगों ने तो घड़ी पहनना बंद कर दिया मोबाइल के चक्कर में। तो एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना है। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन गौर से सुनना, यदि फ्रिक्शन ना हो, मेरी बात को दिमाग में बसा लो, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक कम हो जाएगी, लेकिन उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। केस 1, पहला केस, फ्री फॉल। एक बॉडी यहां से गिरी और यहां जाकर के जमीन पर पहुंच गई। ए पोजीशन से चली, गिरते गिरते बी पर पहुंची,
फिर गिरते गिरते जमीन पर पहुंच गई यानी सी पर। जब वो ए पर थी तब उसकी वेलोसिटी थी 0, हाइट थी कैपिटल एच। जब वो बी पर पहुंची तब तक वेलोसिटी स्मॉल बी हो चुकी थी, लेकिन हाइट स्मॉल एच रह चुकी थी। जब वो ऊपर से गिरा तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के v हो गई, लेकिन हाइट कैपिटल एच से घट के रिड्यूस हो गई, स्मॉल एच रह गई। जब वो ग्राउंड पर पहुंचा तो हाइट 0 हो गई, लेकिन तब वेलोसिटी कैपिटल v हो गई। भाई यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम थोड़ी होगी, जितना ज्यादा नीचे गिरेगी उतनी तेज वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी 0 से बढ़ के पहले स्मॉल v हुई, फिर बढ़ के कैपिटल v हुई। हाइट कैपिटल एच से रिड्यूस हो गई, स्मॉल एच हुई और रिड्यूस होकर के 0 हो गई। अब मेरे को प्रूव करना है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम ए पर, बी पर और सी पर सेम है। पहले मैं दो फॉर्मूले प्रूफ कर दूं। पहला, आप ये बताइए यहां से यहां तक पूरी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। और यहां से यहां तक कितनी है? स्मॉल एच। तो ये कितना बचेगा? h माइनस एच। गौर से देखिए, पहले a से b तक मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मतलब इसे इनिशियल मान रहा हूं और इसे फाइनल। मैं उससे नीचे की स्टडी नहीं कर रहा। a है इनिशियल, b है फाइनल। तो जब मैं कहूं इनिशियल वेलोसिटी तो a की बताना, फाइनल वेलोसिटी कहूं तो b की बताना, डिस्प्लेसमेंट कहूं तो दोनों के बीच की दूरी बता देना, यानी कि h माइनस एच। अब थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिमाग खोल के, v होती है फाइनल वेलोसिटी, वो तो v है। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, वो है 0। एक्सेलरेशन जब नीचे गिर रहा है g। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h माइनस एच। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट हुआ h माइनस एच। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कह सकते हैं सर g माइनस होना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। हम लोग डाउनवर्ड होने के कारण g को नेगेटिव लेते थे। तो भाई साहब एक बात बताओ, तो h माइनस एच भी तो नेगेटिव है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, g डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड है, h माइनस एच भी तो नेगेटिव है। अब यदि g भी नेगेटिव है, h माइनस एच भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड नहीं है? मोशन डाउनवर्ड नहीं हो रहा क्या? यदि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और g भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस कट गया। तो हमारे पे आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस एच। अब a से c तक की स्टडी, इसे भूल जाओ। जब मैं कहूं इनिशियल तो बस ये देखना, जब मैं कहूं फाइनल तो ये देखना। इनिशियल ये, फाइनल ये, बीच वाला मत देखना। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कैपिटल V, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H, डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ रहा है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हो बेटा, A से C तक में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V और डिस्प्लेसमेंट। अब मैं फॉर्मूला फिर वही लगाऊंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन अब की बार मैं यहां से यहां तक का रखूंगा। तो फाइनल वेलोसिटी को तो v की जगह कैपिटल V, इनिशियल वेलोसिटी को 0, एक्सेलरेशन को g और डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल H। ये तो पहले बनाया था मैंने। और कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 2g कैपिटल H, ये अब तैयार कर दिया मैंने। अब मुझे प्रूफ करने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा आसान सा प्रूफ है। मुझे क्या साबित करना है? A पर, B पर और C पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम सेम है।
सबसे पहले बेटा थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा जिसे एक ही बोर्ड पर हो जाए। एट ए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पर काइनेटिक क्या है, जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक जीरो। पोटेंशियल क्या है बेटा, mgh, हाइट कैपिटल एच है, तो टोटल एनर्जी एट ए हो जाएगी mgh। अब एट बी टोटल एनर्जी एट बी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो बी पर काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल जब हाइट स्मॉल एच है तो पोटेंशियल एम जी स्मॉल एच, लेकिन मैंने स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है तो ये बन जाएगा हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी वहां से, तो मेरे बेटा स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh माइनस एच प्लस एम जी स्मॉल एच, 2 से 2 कट गया, ब्रैकेट खोलो, देखो आंसर क्या आता है, एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच प्लस एम जी स्मॉल एच, एम जी स्मॉल एच कट गया और आंसर पहले क्या था, टोटल एनर्जी एट ए एम जी एच और टोटल एनर्जी एट बी कितना है एम जी एच, ये तो कट गए। अब एट सी, सी पर फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे हम, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। वेलोसिटी है सी पर कैपिटल वी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी जब ग्राउंड पर पहुंच के हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो वहां से, तो हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर है 2gh, 2 से 2 कट गया, फिर आ गया mgh। मैंने जब टोटल एनर्जी निकाली ए पर mgh, टोटल एनर्जी बी पर mgh, टोटल एनर्जी सी पर mgh, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, जिसको समझ आ गया बताएगा। पहले मैंने ये क्यों निकाला था वो क्लियर हो गया, क्योंकि स्मॉल वी और कैपिटल वी स्क्वायर मुझे पता था काइनेटिक में रखने पड़ेंगे। मुझे मालूम था काइनेटिक एनर्जी जब हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर आएगी तो स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर आएगी तो कैपिटल वी स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो बीच में ना रुकना पड़े तो मैंने पहले ही उन्हें निकाल लिया। एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं, रिवाइज करते हैं इसे। अब मेरे बेटा हम शुरू करते हैं, इधर देखो, अब हमारा शुरू होता है नेक्स्ट पॉइंट। इंक्लाइंड प्लेन पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बस फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसे तो 2 पेज पे करना पड़ेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है फ्रिक्शनलेस, ये एंगल है थीटा। पॉइंट ए पर मैंने बॉडी को रखा जीरो वेलोसिटी के साथ, इस जगह वेलोसिटी है जीरो और हाइट है कैपिटल एच। फिसलते 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 वो यहां पहुंची, जब यहां पहुंची बी पॉइंट पर, तब उसकी वेलोसिटी थी स्मॉल वी और हाइट थी स्मॉल एच, हाइट थी स्मॉल एच। अब वो थोड़ी देर फिसलते 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 ग्राउंड पर पहुंची सी पॉइंट पर। जब सी पॉइंट पर पहुंची तो वेलोसिटी हो गई थी कैपिटल वी और हाइट हो गई थी जीरो। एक बार बताइए बेटा, ए पॉइंट पर हाइट कितनी है कैपिटल एच और वेलोसिटी कितनी है जीरो। छोड़ दिया, बिल्कुल पिछले जैसा है, यदि ध्यान से सुनोगे। छोड़ दिया, फिसलता हुआ आया आया आया, यहां पहुंचा तो वेलोसिटी हो गई स्मॉल वी और हाइट हो गई स्मॉल एच, स्मॉल एच। जब ये ग्राउंड पर पहुंच गया तो बेटा वेलोसिटी हो गई कैपिटल वी, हाइट हो गई जीरो। अब मेरा पिछली बार जो किया था वही अब करूंगा। मुझे स्मॉल वी स्क्वायर और कैपिटल वी स्क्वायर निकालना है, लेकिन आप जानते हो इंक्लाइंड प्लेन पर जब बॉडी फिसलती है तो जी एक्सेलरेशन से फिसलती है या जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से। कौन सा फोर्स, पुराना क्वेश्चन है, जब किसी बॉडी को इंक्लाइन पर रखते हैं तो वेट के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। और रिएक्शन, mg कॉस थीटा तो रिएक्शन से कैंसिल आउट हो जाता है,
तो फिर कौन सा फोर्स ऐसा है जो इसे नीचे फिसला के लाता है? mg, यानी फिसलाने वाला फोर्स सिर्फ mg sin थीटा है। और यदि फोर्स mg sin थीटा है तो मास से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन g sin थीटा है। 100 बात की एक बात ये कि जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर फिसलती है तो उसका एक्सेलरेशन g नहीं होता, उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जब रखनी हो तो g sin थीटा रखना, जहां थीटा क्या है? ये एंगल, या फिर ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों हैं तो सेम ही। अच्छा फिगर देखो क्लियर हो गई। यहां पर हाइट थी कैपिटल H, ये हाइट है स्मॉल h, तो ये कितना बचेगा? h माइनस h बचेगा यहां से यहां तक। क्या बचेगा? h माइनस h। अच्छा डिस्टेंसेस को भी नाम दे देते हैं। इस डिस्टेंस को कह देते हैं s। थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कह देते हैं हम x। फिगर ना समझ में आए तो आगे बढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। फिगर समझ में आ गई? जरा बताइए, यहां पर हाइट, यहां हाइट, ये हाइट, ये पूरी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस साइन थीटा किसके बराबर है? तो वो डिपेंड करेगा। यदि आप इस ट्रायंगल को लोगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h माइनस h अपॉन x। और यदि आप पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h अपॉन S h अपॉन S। चलिए भाई अब शुरू कर रहा हूं मैं न्यूटन इक्वेशन लगाना और आंसर निकालना। सबसे पहले वही जो पिछली बार किया था। देखो बेटा दोनों मेरी नजर में एक से ही डेरिवेशन है, बस ये थोड़ा सा इससे ज्यादा लेंथी है। वो लास्ट डेरिवेशन शुरू हो चुका है, 10 मिनट लगेंगे, ध्यान से सुनना। a से b तक और a से c तक इसी तरह से अप्लाई करके स्मॉल v स्क्वायर और कैपिटल V स्क्वायर निकालेंगे। चलिए जी, सबसे पहले a से b तक, यहां तक v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा इंटू एक्स। ये कैसे हुआ पहले समझ तो लो। फॉर्मूला होता है, मेरी बात सुनना, मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, आगे का ना दिखे। इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं। इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u की वैल्यू पहले यहाँ पर आ जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v। एक्सेलरेशन g साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x। डिस्प्लेसमेंट भाई आप लोग बता दो, नहीं तो अटक जाएगा डेरिवेशन। फिर आ गया समझ में? आ गया? डिस्प्लेसमेंट x। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो, क्योंकि आपने यहां से यहां तक स्टडी करी है तो साइन थीटा यहीं से ही रख दो, h माइनस h अपॉन x। तो ये आ जाएगा 2g h माइनस h अपॉन x इंटू एक्स। तो x से x कट गया, 2g h माइनस h v स्क्वायर की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 पिछली बार क्या थी? v स्क्वायर की वैल्यू, और अब की बार भी क्या आई है? सेम है डेरिवेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ रहा है। भाई टॉपिक बदल गया तो कुछ तो बदलेगा, लेकिन तरीका वही है। अब चाहो तो आप आगे a से c तक में खुद कोशिश कर सकते हो बताने की। बीच वाले को तो भूल जाओ, इनिशियल ये फाइनल ये। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, देख फाइनल वेलोसिटी तो लिख दिया यहाँ वाली v, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as। a की वैल्यू क्या रखोगे? a की वैल्यू क्या रखोगे?
जी साइन थीटा, ए की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट आप बता दो अपने आप को मजा दे। एस एक्स या एस? एस। भाई मजा लगा दिया तुमने। Good. मुझे लग रहा था कोई सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, लेकिन सब सुन रहे हैं ध्यान से। गुड। साइन थीटा की वैल्यू और बता दो। अब क्योंकि यहां तक का लिया है एच अपॉन एस, तो ये जीरो तो हटाओ, 2g एच अपॉन एस इंटू एस, तो उड़ाई दू शॉर्टकट मार के 2gh आ गया। जरा चेक करो, पिछली बार भी यही था नहीं था, v स्क्वायर 2gh। आगे का डेरिवेशन मैं ना भी लिखूं यही है, चेक करके देखने की बात है। जरा बताओ ए पर, बोलते रहो यही, यहां पर बताओ काइनेटिक, बस देख के बोलो, मैं लिख नहीं रहा। जीरो पोटेंशियल mgh, फिर से काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक जीरो पोटेंशियल mgh, टोटल दोनों का सम mgh। बी पर आओ, बी पर वेलोसिटी इतनी है, हाइट इतनी है, काइनेटिक आप बोलो, पोटेंशियल आप बोलो। काइनेटिक स्मॉल वी या कैपिटल वी? हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। मैं बेटा रोज कह रहा हूँ, यदि रेगुलरिटी में रहोगे तो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में जो गलती कर दे हर बार करो वो जरूरी नहीं, इम्प्रूवमेंट करो, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तो देखना मजा ही अलग आएगा। आज तुम्हें काफी क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे। तो मेरे बेटा काइनेटिक बताना, क्या बोल रहे थे आप लोग? पोटेंशियल स्मॉल एच या कैपिटल एच? देख बेटा, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल mgh। अब स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू रखो तो वही आई थी, स्मॉल वी स्क्वायर 2dh माइनस h। तो जब आप स्मॉल वी स्क्वायर को 2dh माइनस h रखोगे तो 2 से 2 कट के यही आएगा। आगे का डेरिवेशन तो सेम है। अब इसके बाद मेरे बेटा सी पॉइंट पर, सी पर भी खुद बोल दो, काइनेटिक कैपिटल या स्मॉल, और पोटेंशियल जीरो है। तो आप काइनेटिक रखोगे हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो, और कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू 2g कैपिटल h, कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू 2g कैपिटल एच। तो आपने रख दिया 2g कैपिटल h। और जो बेटा घर पे बैठ के कर रहे हैं मजबूरी में एग्जाम के कारण, इसे 2 बार देखना बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आने का। तो मेरे बेटा 2g कैपिटल h, तो 2 से 2 कट के ये तो फिर वही आंसर है। देखा जाए अंतर कहाँ था, सिर्फ डिफरेंस था हमारे फिगर बनाने में, प्रोसेस में जरा भी अंतर नहीं है। पहले ए से बी तक अप्लाई करके स्मॉल वी स्क्वायर निकालो, ए से सी तक अप्लाई करके कैपिटल वी स्क्वायर निकालो, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम निकालो, तीनों जगह सेम आएगा। क्या आपने देखा दोनों डेरिवेशन में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है? यस। अब और भी डेरिवेशन आएंगे, जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम के केस में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है, स्प्रिंग के केस में काइनेटिक और पोटेंशियल का सम कांस्टेंट है। तो कल यही टॉपिक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, कंटिन्यू होगा। इतने को रिवाइज करके आना, कल का भी इसी तरह का है, इसी तरह का है। शुरुआत में डिफरेंस होगा, बाद में सेम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।